हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। पहला पॉइंट दे रखा है, कर्नाटका बैंक बैग्स 3 बैंकिंग टेक अवार्ड्स। कर्नाटका बैंक को टेक्नोलॉजी के फील्ड में 3 बैंकिंग अवार्ड्स मिला हुआ है। देखते हैं क्या न्यूज़ है। कर्नाटका बैंक हैज़ बैग्ड 3 अवार्ड एट 70th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें इसको क्या मिला है, 3 अवार्ड्स मिला हुआ है। किसके द्वारा मिला है? आईबीए के द्वारा दिया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के तहत ये अवार्ड दिया गया है। किस किस कैटेगरी में दिया गया है? बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, ऑलराइट, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिनटेक एडॉप्शंस, जो भी फिनेंशियल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी का एक एडॉप्टेशन किया है, काफ़ी बेस्ट तरीके से किया है, तो इस फील्ड में भी मिला हुआ है। एंड बेस्ट यूज ऑफ एआई एमएल एंड डेटा एनालिटिक्स, और एआई और डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में भी मिला हुआ है। तो ये हमारा रहा ओवरऑल 3। इसके बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देखते हैं। एमडीसीओ अभी कौन है? कर्नाटका बैंक के यही हैं, श्री महाबलेश्वरन एमएस जी हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में इसका मिलेगा। तो हम लोग को बस यही याद रखना है कि कर्नाटका बैंक को 3 अवार्ड्स मिला हुआ है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। पहला आपका क्या हो गया? बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर। सेकंड है बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन के रूप में, और थर्ड वन इज दैट बेस्ट यूज ऑफ एआई एमएल एंड डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट मूव पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कोटक महिंद्रा बैंक टाइज अप विथ इजी टैप फॉर इंटीग्रेटेड पीओएस सॉल्यूशंस। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कोटक महिंद्रा बैंक जो हमारा है, किसके साथ टाई अप किया है? इजी टैप। ये एक पेमेंट कंपनी है, पेमेंट प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के ये काम करते हैं। इजी टैप फॉर इंटीग्रेटेड पीओएस। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल या कभी कभी पॉइंट ऑफ परचेज भी बोला जाता है। तो ये क्या है, जैसे हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो हम लोग कुछ शॉपिंग कर लिए, तो वहाँ पे क्या एक सिस्टम लगा रहता है, एक सेटअप लगा रहता है। तो क्या, या तो हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर वहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर होता है। तो एक पूरा एक सिस्टम के तहत वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसी को हम लोग क्या बेसिकली पीओएस बोला जाता है। तो वो कोटक महिंद्रा बैंक है, वो एक कंपनी है इजी टैप, उसी के साथ टाई अप किया हुआ है ताकि उसका जो और डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा मिल सके। Kotak Mahindra Bank has tie up with EasyTap to provide integrated point of sale solutions across 4,000 locations in India। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं तो 4,000 लोकेशंस पे एक तरह से सेटअप किया जाएगा और एक कोटक महिंद्रा बैंक उसके साथ टाई अप करेगा। द इनिशिएटिव विल स्ट्रेंथन द बैंक्स प्रेजेंस इन डिजिटल पेमेंट्स मार्केट स्पेस। ये जो पहल है, ये जो शुरुआत है, ये क्या करेगा? बैंक के जो प्रेजेंस है उसके स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूती प्रदान करेगा डिजिटल पेमेंट्स के फील्ड में। द पार्टनरशिप विल इनेबल इट टू स्केल अप इट्स पीओएस प्रोडक्ट्स बेस्ड अक्रॉस मर्चेंट सेगमेंट इंक्लूडिंग रिटेल, इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट कस्टमर्स। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा पार्टनरशिप करने से क्या होगा? इसका जो पीओएस बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसको क्या मिलेगा? बेहतर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। रिटेल के फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट कस्टमर्स के फील्ड में भी इसको आगे बढ़ावा मिलेगा। इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो कर्नाटका कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? अभी अभी उदय कोटक जी हैं। इसका टैगलाइन क्या होता है? लेट्स मेक मनी सिंपल। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? मुंबई में मिलता है। तो वी मस्ट हैव टू रिमेमोराइज कि कोटक महिंद्रा किसके साथ टाई अप किया है? इजी टैप के साथ टाई अप किया है। पीओएस दैट मीन्स पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस को और बेहतर बनाने के लिए, डिजिटल पेमेंट को और बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई एक्सटेंड्स टाइमलाइन बाई 6 months फॉर एनबीएफसी टू एडहर न्यू एनपीए रिकग्निशन। आरबीआई ने क्या किया है, जो भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, इनके लिए एक थोड़ा सा राहत मिला हुआ है कि जो भी एनपीए से रिलेटेड जो न्यू एक रिकग्नाइजेशन एक पॉलिसी या फिर गाइडलाइन दिया गया है आरबीआई के द्वारा, उसकी टाइमलाइन को क्या बढ़ा करके 6 मंथ और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले कितना तक था डेडलाइन? इसका कितना था? 31 मार्च तक था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है? 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। खास करके एनपीए को लेकर के इस रूल किया गया है कि लोन्स क्लासिफाइड एज एनपीए विल बी अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड कैटेगरी ओनली इफ ऑल ड्यूज आर पेड। जो अगर सारे के सारे ड्यू पेड हो जाते हैं तभी वो लोन को क्या, जो लोन एनपीए हो चुका है उसको एनपीए में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, उसको एक अपग्रेड तभी किया जाएगा जबकि सारे के सारे जो ड्यू हैं, जो ड्यू हैं उस पेड हो जाए तब।
तो ऐसा कुछ नियम लगा है, रेगुलेशंस है आरबीआई के द्वारा, तो उसी को एक बेंचमार्क सेट करने के लिए और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए एनबीएफसी को और 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है ताकि वो इस चीज़ पे काम कर सके। नेक्स्ट है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बन के सामने आ रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट्स लॉन्गेस्ट टनल T49 कनेक्टेड। ये काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट होगा, T49 कह रहा है कि एक टनल बना हुआ है, एक सुरंग बना हुआ है रेलवे का, अभी तक का रेलवे का सबसे बड़ा सुरंग होगा ये लॉन्गेस्ट टनल, जिसका नाम क्या T49 रखा गया है। कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, उधमपुर और बीच में है श्रीनगर और बारामूला। ये पूरा जम्मू कश्मीर का रीजन है, जम्मू कश्मीर का ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आता है, श्रीनगर और बारामूला भी वहीं पे है, एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है। तो देखते हैं इसके बारे में। ऑन 15 फरवरी 2022 मेन टनल T49 बिटवीन संबर एंड अरपिंचला स्टेशन ऑफ कतरा बनिहाल सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था USBRL, जिसको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं। संबर एंड अरपिंचला स्टेशन के बीच ये किया गया है। द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द इंडियन रेलवे हैज़ बीन कनेक्टेड। ये इंडियन रेलवे का सबसे लंबा एक टनल होगा, सबसे बड़ा सुरंग होगा। सुरंग के माध्यम से रेल हमारा जाएगा, एक कनेक्टिविटी रहेगी। इसकी लंबाई देखते हैं। T49 इज द टनल ऑफ लेंथ 12.758 किलोमीटर, डेट मीन्स 12 किलोमीटर 758 मीटर की लंबाई का ये टनल होगा। हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट टनल सरपासिंग पीर परांजल टनल ऑफ 11.2 किलोमीटर लेंथ कंस्ट्रक्टेड बाय USBRL ऑन बनिहाल काजिंद सेक्शन। तो इसके पहले जो एक बड़ा एक तरह से बोला जाए सुरंग कौन था, पीर परांजल टनल था, जिसका लेंथ 11.2 किलोमीटर था, जो इसी के द्वारा बनाया गया था, बट बनिहाल क्वजिंद सेक्शंस में ये था। तो इसको सरपास कर गया है, इसको पीछे छोड़ करके ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल बन गया है। द नॉर्दर्न रेलवे हैज इंटरेस्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि जम्मू उधमपुर कतरा जो कजिंद बारामूला रेलवे लाइन है इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन रेलवे सिंस इंडिपेंडेंस। हमारी आज़ादी के बाद खास करके जो माउंटेन एरिया है, जो हिली एरिया है, वहाँ पे टनल बनाने के मामले में ये जो काफ़ी बड़ा एक ये क्या है, एक रेल लाइन प्रोजेक्ट बन गया है। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। T49 याद रखना है, लॉन्गेस्ट टनल T49 को कनेक्ट कर दिया गया है और इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा ये टनल होगा। इसका लेंथ अक्सर पूछा जाएगा, 12.758 किलोमीटर है। किसको पीछे छोड़ दिया है, पीर परांजल टनल को पीछे छोड़ दिया, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर थी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला। नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट अप्रूव्स न्यू दिल्ली लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को इन्होंने अप्रूव किया है ताकि एडल्ट्स के लिए एजुकेशन दिया जाए। जो प्रौढ़ लोग होते हैं, जो टीनेजर से काफ़ी ऊपर चले गए हैं, उसको बोलते हैं। तो इनको लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को अप्रूव किया गया है। देखते हैं क्या है। द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2027 तक to cover all the aspects of the adult education and also to align with the national education policy। देखते हैं, पहले इसका नाम क्या रखा गया था, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के नाम से चलता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है एजुकेशन फॉर ऑल, इसके नाम से ये चलेगा। ये क्या होगा, द स्कीम विल कवर नॉन लिटरेट्स ऑफ एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव इन द कंट्री। जो लोग अशिक्षित हैं, नॉन लिटरेट हैं और 15 साल से ऊपर हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, इनमें काम किया जाएगा, उस पर उनको शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। इट विल इम्प्लीमेंटेड थ्रू द वॉलंटियरिज्म थ्रू द ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन मोड के जरिए किया जाएगा और वॉलंटियर अपने मन मुताबिक अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी प्रोग्राम को भारत सरकार ने एक तरह से लॉन्च किया है। किसके लिए, एडल्ट्स के लिए, जो प्रौढ़ लोग हैं, 15 साल के जो ऊपर हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अनवेल वाटर टैक्सी सर्विस इन इंडिया। ये बहुत दिन से मच अवेटेड था, बहुत दिन से इस पर चल रहा था, इस पे प्रोजेक्ट। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ये शिपिंग मिनिस्टर भी हैं, आयुष मंत्रालय भी यहीं संभालते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है, अनवेल मतलब उद्घाटन, एक तरह से डिस्क्लोज किया है, एक लॉन्च किया है वाटर टैक्सी सर्विस इन मुंबई में। द मच अवेटेड वाटर टैक्सी सर्विस प्रॉमिसिंग कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई। किसके बीच कनेक्ट करेगा, नवी मुंबई और नवी मुंबई,
लेकिन दोनों जगह है, हैज़ बीन अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा ये किया गया है। द इनिशिएटिव विल हेल्प इन प्रोमोटिंग टूरिज्म एज वेल एज रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन इन द सिटी। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो पहल लिया गया है, वो क्या करेगा, हमारे टूरिज्म को प्रमोट करेगा और जो भी इस सिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का कंजक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा रश, काफ़ी ज़्यादा जैम लगते हैं, तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। द वाटर टैक्सी सर्विस आर एक्सपेक्टेड टू कट द कम्यूटिंग टाइम बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई बाई ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू एन आवर। जो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में जो एक ड्यूरेशन लगता था, टाइम ड्यूरेशन, उसको भी क्या करेगा, कम 45 मिनट से लगभग 1 घंटे तक ही कम कर सकता है। द सर्विस विल बिगिन फ्रॉम डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल एट द फेरी वार्फ इन मुंबई टू नवी मुंबई डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हुआ है, डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू हुआ है और जाएगा कहाँ तक, नवी मुंबई के डेस्टिनेशंस तक जाएगा। तो कुछ ये रहा पिक्चर, जो कि एक वाटर में टैक्सी की तरह काम, जैसे हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट पे टैक्सी में मूव करते हैं, तो ऐसे वहाँ पे कुछ पैसेंजर्स को वहाँ में डाल करके वहाँ पे पार कराया जाएगा, वहाँ से एक जगह से मुंबई से नवी मुंबई तक ले जाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ओबिचुअरी से रिलेटेड है। कन्नड़ पोएट चन्नावीरा कन्नवी पासेज अवे, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। चन्नावीरा कन्नवी जो कि कन्नड़ पोएट थे, ये 94 इयर्स के थे, बहुत एज रिलेटेड इलनेस था इनको और ये इनका हाल ही में देहांत हो गया। इनको क्या, ही वॉज ऑल्सो नोन एज समन्वय कवि के नाम से इनको जाना जाता था। डॉक्टर कन्नवी रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1981 में फॉर हिज वर्क जीवा धवानी। इनकी एक पोइट्री थी जिनका नाम क्या था, जीवा धवानी, इन्हीं के लिए इनको 1981 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। इनकी पहली बुक क्या था, काव्याकाशी, जो कि 1949 में ही पब्लिश्ड हो चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग एंड फोन पे टू लॉन्च फिनटेक ओपन हैकाथॉन। बार बार ये आजकल न्यूज़ में आ रहा है, हैकाथॉन डैरकैथॉन, कल ही हम लोग पढ़े थे। तो नीति आयोग और फ़ोन पे दोनों ने टाई अप किया हुआ है। फिनटेक ओपन हैकाथॉन क्या होता है, कोई भी चीज़ आप जिस फील्ड में हैकाथॉन करा रहे हो, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक ओपन सबको इनवाइट किया जाता है कि भाई आप आओ, आप अपना आइडिया दो, अपना थॉट्स दो, इस प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो एक कंपटीशन कराया जाता है और जो सबसे बेस्ट पाया जाता है उसमें उसको विनर घोषित किया जाता है। तो यही हैकाथॉन होता है। तो नीति आयोग और फ़ोन पे इसने क्या किया है, फिनटेक मतलब फिनेंशियल सेक्टर में डिजिटलाइजेशन के में टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए यहाँ पे हैकाथॉन प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीति आयोग इज एसोसिएशन विद फोन पे विल लॉन्च द फिनटेक ओपन हैकाथॉन कराया गया। हैकाथॉन विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स एंड डेवलपर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू थिंक, आइडिएट एंड कोड। अब इसमें क्या किसको मौका मिलेगा, जो इनोवेटर्स हैं, जो बहुत इनोवेशंस का काम करते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड लगाते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हो गए, और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि उसके बारे में कुछ अच्छा उनको एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जाए। इट एम्स टू शोकेस पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशंस फॉर द फिनटेक इकोसिस्टम। ये काफ़ी अच्छा एक तरह से पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशन होगा अगर कोई जीतता है, बहुत बेहतर आइडिया इसमें देता है तो डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के। द लास्ट डेट टू रजिस्टर, इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। कोई भी इस फील्ड में जो लगता है कि हम इसमें अपना आइडिया दे सकते हैं, काफ़ी इसमें एक प्रो टाइप है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे अपना आइडिया दे सकता है। तो यहाँ पे डेडलाइन दे रखा है। विनर की कब अनाउंसमेंट होगी, 28 फरवरी को इसका विनर को अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो वी मस्ट हैव टू रिमेंबर नीति आयोग ने किसके साथ टाई अप किया, फ़ोनपे के साथ एक हैकाथॉन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा, बिहार के लिए न्यूज़ है ये। बिहार रोप्स इन मनोज तिवारी एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी। खादी के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए बिहार ने क्या किया है, मनोज तिवारी जी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे ये बनाया है। मनोज भोजपुरी सिंगर एंड बीजेपी एमपी, बीजेपी से एमपी भी रह चुके हैं, मनोज तिवारी जी विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार। खादी और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बिहार का जो भी एक यूनिकनेस है उसको प्रमोट करने के लिए उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज तिवारी जी को। ही विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार। स्टेट मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन अनाउंस, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं शाहनवाज हुसैन जी, उन्होंने अनाउंस किया। मनोज तिवारी विल प्रमोट द यूज ऑफ खादी फैब्रिक विच वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। खादी के बारे में सबको फेमस है, गांधी जी काफ़ी इसका प्रचार प्रसार करते थे कि इस खादी यूज करो। तिवारी मनोज तिवारी
who has lent his voice to innumerable foot tapping numbers including the गैंग्स ऑफ वासेपुर, चार्टबस्टर, ये सब इनकी थोड़ी सी उपलब्धि के बारे में बताया जा रहा है। ये अपने फिल्म में क्या क्या किए हैं, सिंगर भी रह चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, मनोज तिवारी जी को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया टू शोकेस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग प्रोज एट एक्सपो 2020 दुबई। अभी दुबई में एक हुआ है, एक एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग प्रोज हुआ है एक्सपो के तौर पे। तो यहाँ पे अपना इंडिया ने क्या किया है, जो भी द फोर्टनाइट विल शोकेस इंडियाज प्रोएस इन द सेक्टर लाइक फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, डेयरी। जो भी हमारा इंडिया का इस फील्ड में है फूड को लेकर के, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फिशरी के लेकर के, यहाँ पे इसका एक प्रदर्शनी के तौर पे दिखाया गया है। तो इंडिया विल एग्जिबिट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन माइलेट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, डेयरी ऑफ इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइड। तो अपने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पे एग्जिबिट किया है, प्रदर्शन किया है कि अब माइलेट्स के फील्ड में या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर, डेयरी के फील्ड में कितना सारा एक तरह से हमारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। तो एक एक्सपो लगा हुआ है। तो बस हमको याद रखना है कि हाल ही में जो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग प्रोज एक्सपो हुआ वो कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चेल्सा डिफीटेड पैल्मेरीज टू विन फर्स्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप। करा कि चेल्सा, ये हमारा यूके में आता है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में आता है, हैव बीन ओन फर्स्ट फीफा कप वर्ल्ड कप बाई डिफिटिंग ब्राज़ील, ब्राज़ील को हरा करके, ब्राज़ील का एक है पाल्मेरिस को हरा करके इन्होंने क्या किया है, फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, जो कि कहाँ पे हुआ, फाइनल इसका अबू धाबी में हुआ था। ये हैं कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे। चेल्सा डिफिटेड साउथ अमेरिकन काउंटर पार्ट्स इन फाइनल एट मोहम्मद बिन जयद स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम दे रखा है कि यहाँ पे हुआ है। विनर केम फ्रॉम पेनल्टी स्पॉट इन 117 मिनट, ये सारी मिनट्स दिया है कि कब इन लोगों ने जीत हासिल की है। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है, चेल्सा किसने हरा है, पैल्मेरेस को, यानी ये यूके में आता है, ये आपका ब्राज़ील में आता है। कि क्या जीत ली है, फीफा वर्ल्ड कप जीता है। इसका फाइनल कहाँ हुआ था, अबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा मेंस टीम एंड केरला वोमेंस टीम ओन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल। यहाँ पे वॉलीबॉल की बात की जा रही है, ये नेशनल लेवल का गेम है एक तरह से देखा जाए तो। हरियाणा की मेंस टीम, ठीक है, और केरला की वोमेंस टीम क्या जीती है, नेशनल वॉलीबॉल, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल का खिताब जीत ली है। हरियाणा मेंस टीम एंड केरला वोमेंस टीम बिकम चैंपियंस ऑफ 70th, 17वां था सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। इसने किसने किसको हराया, ये टूर्नामेंट कहाँ पे खेला गया था, बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, जो कि ओडिशा में आता है, वहाँ पे खेला गया है। हरियाणा मेंस टीम डिफिटेड टू इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को ये 3-0 से हराया। लाइकवाइज ये जो वुमेन्स टीम है केरला की, वो भी रेलवे की टीम को 3-1 से हराई है। चैंपियनशिप वाज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाई ओडिशा वॉलीबॉल एसोसिएशन एंड किट DU भुवनेश्वर। जो यूनिवर्सिटी यहाँ की किट कलिंगा यूनिवर्सिटी और ओडिशा वॉलीबॉल एसोसिएशन के साथ मिलकर के ये गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है हमारा इंडिया गेट्स फर्स्ट नेशनल, ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, इंडिया गेट्स फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरिडोर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। हमारा जो लगभग 14 साल के बाद जो हमारा 9/11 का जो अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया गया है। मैरीटाइम जो भी हमारा समुद्र से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशंस होता है, वो जो 9/11 का जो अटैक हुआ था, बेसिकली ज़्यादातर वो क्या समुद्र के रास्ते से वो लोग टेररिस्ट आए हुए थे और यहाँ पे हम लोग ऊपर हमला किया था। तो ये जो हमारी जो मैरीटाइम जो एक्सरसाइज हो, मैरीटाइम का जो सिस्टम है, मैरीटाइम का जो एक सिक्योरिटी पर्पस को और मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया गया है कि इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम इनको बनाया गया है। क्या नाम है इनका, जी अशोक कुमार, ये वाइस एडमायरल भी हैं अभी। जी अशोक कुमार इज ए रिटायर्ड फ्लैग ऑफिसर इन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में एक ऑफिसर भी रह चुके हैं। विच करेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, इनको नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे पहली बार बनाया गया है। ही वर्क्स विद इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, अजीत डोभाल के अंडर में ये काम कर चुके हैं। ही सर्व एज 35th वाइस चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ
नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बनाए जा चुके हैं, 35वें नंबर की बनाए जा चुके हैं। तो ये हमारा इंडिया के लिए पहला बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है 9/11 के जो हमला हुआ था उसके 14 साल बाद। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज द लास्ट वन। Delhi Police becomes first security force in India to introduce smart card arm license। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये पहले क्या होता था कि जिसके पास आर्म्स है, आर्म्स की मतलब क्या होता है, हथियार वगैरह या फिर क्या पिस्टल, बंदूक, गन वगैरह कुछ जो होता है उसको आर्म्स बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, जिनके पास लाइसेंस वाला जो हथियार होता था उन लोगों के पास एक बुकलेट हुआ करता था। अगर मान लेते कहीं आप जा रहे हो और वहाँ पे आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपके पास गन मिला, तो उन लोगों को एज ए प्रूफ बुकलेट की तरह दिखाना होता था, उन लोगों का लाइसेंस का काम करता था। बट इन सारी चीज़ों को, बुक को हटा करके एक स्मार्ट कार्ड लाया गया है, स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लाया गया है, जो कि क्या एक कार्ड की तरह होगा। जैसे हम लोग का ATM कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह होता है, वैसा ड्राइवरी लाइसेंस जैसा होगा। वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा, तो आप नॉर्मली आप कार्ड दिखा सकते हो और एक लाइसेंस के तौर पे है। बहुत ये काफ़ी ईजी वे में ये काम करेगा। ये जो कार्ड होगा उस पर जो डिजिट मेंशन होगा 18 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस विल बी इशूड टू ऑल लाइसेंसेज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विस एट द लाइसेंसिंग यूनिट। ये जो भी रखेंगे उनके पास ये रहना, मतलब रह सकता है, और ये काफ़ी ईजी वे में काम करेगा। पहले उनके पास ई-बिट बुक होता था जो कि गन रखते थे, तो अब क्या हो गया, अब शस्त्र मोबाइल ऐप के थ्रू इसको रिप्लेस किया गया है ताकि हर चीज़ों को डिजिटल बनाया जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।